गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 विज्ञान विषय से संबंधित जो है अम्ल क्षार एवं लवण पार्ट 2 टॉपिक लेकर के आए हैं। इससे पहले जो है पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है। आप साइंस और सक्सेस चैनल सब्सक्राइब करें ताकि इस टॉपिक से संबंधित पार्ट 1 आपको आसानी से अवेलेबल हो सके और उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो समझाया गया उससे आप अवगत हो सकें। प्यारे छात्र एवं छात्राओं, पार्ट 1 में हम लोग अम्ल के बारे में, अम्ल की परिभाषा, अम्ल के भौतिक गुण, अम्ल की रासायनिक गुण के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अम्ल के जो उपयोग हैं या अम्ल का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ करते हैं, इससे संबंधित चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर क्षार क्या है, क्षार के कौन कौन से भौतिक गुण हैं, क्षार के कौन कौन से रासायनिक गुण हैं, इसके बारे में अध्ययन हम करेंगे और फिर लवण के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर देखते हैं जो अम्ल के उपयोग, अम्ल के उपयोग, अम्ल के उपयोग यानी यूजेज ऑफ एसिड, यूजेज ऑफ एसिड। ठीक है, सबसे पहले हम HCl का देखते हैं कि HCl का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। फिर देखेंगे हम HNO3 का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। फिर हम देखेंगे H2SO4 का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो HCl का जो प्रयोग हम करते हैं वह वस्त्र उद्योगों में, HCl का प्रयोग यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग हम वस्त्र उद्योगों में कपड़ों की रंगाई के लिए प्रयुक्त करते हैं। और HNO3 यानी HNO3 का मतलब होता है नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड का प्रयोग जो होता है हम सोने और चांदी के शोधन में इसका प्रयोग करते हैं। सोने और चांदी के शोधन में किसका प्रयोग करते हैं? HNO3 का प्रयोग करते हैं। H2SO4 का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? जैसे आप लेड बैटरियों में, ठीक है, प्लास्टिक के निर्माण में, कृत्रिम रेशे बनाने में, ठीक है, इन सभी जगहों पर हम H2SO4 का प्रयोग करते हैं। ठीक, पेट्रोलियम उद्योग में भी हम सल्फ्यूरिक या H2SO4 का प्रयोग करते हैं। तो हमारा जो है अम्ल से संबंधित जो वीडियो है वह अब कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि अम्ल की परिभाषा से लेकर के अम्ल के उपयोग तक। ठीक है, अब हम देखते हैं क्षार या क्षारक क्या होते हैं और क्षारक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और क्षार के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ठीक है, क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्षार या क्षारक, लिख देते हैं बेसिस, बेसिस। ठीक है, तो ध्यान देंगे क्योंकि पहले मैंने बताया था कि अम्ल और क्षार और लवण के कुछ गुणों को देखते हुए उसकी परिभाषा बताया गया था कि अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। इसी प्रकार से क्षारक जो होते हैं, जो बेसिस होते हैं, वह जो है ऐसे पदार्थ होते हैं, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे, कड़वे या कसैले होते हैं। स्वाद में कड़वे या कसैले होते हैं, स्वाद में कड़वे या कसैले होते हैं। ठीक है, दूसरी तरह से इसको क्या कह सकते हैं कि क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं जो लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को, लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं। ठीक है, तो क्षारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे या कसैले होते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। एक महत्वपूर्ण जो साइंटिस्ट थे आर्हीनियस, आर्हीनियस ने बताया था कि क्षारक ऐसे यौगिक हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन, इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ठीक है, तो आर्यस के अनुसार आप इस क्षारक की परिभाषा बता देंगे कि क्षारक ऐसे यौगिक है जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं।
और पीएच वैल्यू के आधार पर अगर आपको देना है, पीएच वैल्यू के आधार पर, ठीक है, पीएच वैल्यू के आधार पर क्षार ऐसे यौगिक हैं, आधार पर क्या कहेंगे, क्षार ऐसे यौगिक हैं जिनका पीएच मान जो होता है, पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो आप इतनी तरह से आप परिभाषा याद रख सकते हैं कि क्षारक वे पदार्थ हैं जो स्वाद में कड़वे या कसैले होते हैं, जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, या फिर आर्हेनियस के अनुसार इनकी परिभाषा बता देंगे कि क्षारक ऐसे यौगिक हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, और पीएच वैल्यू के आधार पर देखा जाए तो इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो क्षार होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो क्षार के प्रकार देख लेते हैं कि ये क्षार कितने प्रकार के होते हैं। तो क्षारक जो होते हैं जिसको हम बेस कहते हैं, बेसिस, ठीक है, ये 2 प्रकार के कैटेगरीज में रखे गए हैं। एक होता है प्रबल क्षारक, प्रबल क्षारक, और दूसरा होता है दुर्बल क्षारक, दुर्बल क्षारक। तो प्रबल क्षारक को हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस, और इसको कहेंगे हम वीक बेसिस। ठीक है, अब प्रबल क्षारक क्या होता है, तो प्रबल क्षारक को आप आसानी से बता लेंगे कि प्रबल क्षारक क्या होता है। यानी प्रबल क्षारक वे क्षारक जो पूर्ण रूप से जल में वियोजित हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, और वियोजित होकर या आयनित होकर के OH माइनस आयन देते हैं। OH माइनस आयन मान क्या, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो प्रबल क्षारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में वियोजित होकर के, जरूर नोट कर लें इसको, कि प्रबल क्षारक ऐसे पदार्थ यौगिक होते हैं जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित होकर के हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ठीक है, प्रबल क्षारक जल में पूर्ण रूप से वियोजित होकर के क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो प्रबल क्षारक है कौन कौन से, इनका एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। प्रबल क्षारक जैसे आपका KOH है, NaOH है, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और बेरियम हाइड्रोक्साइड है। ये सब क्या है, प्रबल क्षारक में आते हैं। ठीक है, प्रबल क्षारक में आते हैं। अब इसको हम बता दें, जो प्रबल क्षारक होते हैं, मैंने बताया था कि जो प्रबल क्षारक होते हैं वह जल में पूर्ण रूप से वियोजित होकर के हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर KOH है, ठीक है, तो KOH क्या है, ये जो है आपका एक्वस सॉल्यूशन है, क्या है आपका, ये एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, अब ये पूर्ण रूप से जल में जब वियोजित हो जाएगा तो क्या बनेगा, ये इस तरह से ये जो रिएक्शन देखेंगे आप, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, तो K प्लस OH माइनस आयन। ठीक है, अब ये OH माइनस आयन दिया तो क्या हो गया, ये प्रबल क्षारक कहलाएगा। ठीक है, प्रबल क्षारक कहलाएगा। ठीक है, एक K प्लस यानी K प्लस क्या है, एक्वस हो जाएगा, ये एक्वस। ठीक है, पोटेशियम एक्वस और OH माइनस आयन देता है। ठीक, तो ये प्रबल क्षारक हो गया। इसी तरह से आपका दुर्बल क्षारक, दुर्बल क्षारक, दुर्बल क्षारक क्या होगा कि ये ऐसे पदार्थ होते हैं, यौगिक होते हैं जो जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते, जो जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते। इनका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इनका एग्जाम्पल आप नोट कर लेंगे, AlOH का होल थ्राइस यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद NH4 यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4 हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सब क्या है, दुर्बल क्षारक होते हैं जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित या आयनित नहीं होते हैं। ठीक है, ये सब महत्वपूर्ण चीजें हैं क्षारक के बारे में, जैसे प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। तो प्रबल क्षारक के बारे में आपको पता चल गया कि पूर्ण रूप से वियोजित होकर के हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, जबकि दुर्बल क्षारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं। ठीक है, तो इनका सबका एक एग्जाम्पल भी हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं कि ये क्षारकों का जो है क्या गुण है, क्षारकों का गुण। तो क्षारकों का गुण में देखेंगे, सबसे पहले भौतिक गुण देखेंगे, क्षारकों का भौतिक गुण। तो क्षारकों का भौतिक गुण में
क्षारकों के गुण, क्षारक के गुण, ठीक है। क्षारकों के गुण कहिए चाहे क्षारक के गुण। इसमें दो कैटेगरी ले लेते हैं, एक होता है आपका भौतिक गुण जिसको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं, और एक क्या होगा रासायनिक गुण जिसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं, रासायनिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टी। भौतिक गुण में क्या क्या लिख सकते हैं, तो भौतिक गुण क्या है, मतलब देखने में, सूंघने में, ठीक है, और जो इसका कलर देखते हैं, कलर देख लिया, तो सारी चीज़ें अगर इसको देखने, सुनने, सूंघने में, देखने में, टच करने में जो इसका गुण जो मिलता है वो भौतिक गुण के अंतर्गत आता है। तो भौतिक गुण इसका क्या हो जाएगा, जैसे स्वाद में क्या होते हैं, स्वाद में कसैले, स्वाद में कसैले या कड़वे होते हैं, कड़वे हो गए। दूसरा क्या हो जाएंगे, ये लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं, ये भी तो बताया गया है। तीसरा क्या हो जाएगा, ये जो तीसरा महत्वपूर्ण जो है आप ध्यान से समझेंगे कि ये साबुन की तरह चिकने होंगे, स्पर्श करने पर, स्पर्श जब करेंगे, स्पर्श करने पर साबुन की तरह चिकने, साबुन की तरह चिकने लगते हैं। और जो अगला इसका इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसमें आप नोट कर लेंगे कि जो प्रबल क्षारक होते हैं, प्रबल क्षारक किसका गुण रखते हैं, संक्षारण का गुण रखते हैं। संक्षारण माने क्या, कि नष्ट करने का गुण रखते हैं। तो ये क्या हो गया, सब इसके भौतिक गुण हो गए। अब हम इसके जो है रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो रासायनिक गुणों के बारे में, यानी किसका रासायनिक गुण, क्षारक का रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज या बेसिस। तो इसमें क्या है कि हम किसी तत्व को लेकर के, चाहे धातु है या अधातु है, उसका जो है हम बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वह जो है रासायनिक गुण के अंतर्गत आता है। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि अगर हम धातु के साथ क्रिया कराते हैं, धातु के साथ अब क्रिया कराते हैं, रिएक्शन विथ मेटल, धातु के साथ अब क्रिया कराते हैं, तो क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन गैस। तो क्या बनेगा, लवण, यानी यहाँ लिख देते हैं धातु प्लस क्षारक बनेगा क्या, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। क्योंकि ये धातु के साथ अगर क्षारक, किसी धातु वाले बर्तन में क्षारक को रख दिया जाए तो विक्रिया कर जाता है, ठीक है, संक्षारण होने का भय बना रहता है। इसमें कभी किसी प्रबल क्षार को किसी धातु वाले बर्तन में नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, धातु मान लीजिए आपने जेडियम ले लिया, साले क्षारक ले लिया, आप जो है क्षारक को ले लेते हैं, आप क्षारक ले लिया आपने 2NaOH ले लिया, ठीक है। अब इसका अभिक्रिया करा दीजिए, तो अभिक्रिया कराएंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर H2 निकल जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा Na2ZnO, ठीक है। सोडियम जिंकेट हो जाएगा, यानी ये क्या है, जिंक है, ये Zn क्या है, जिंक, ठीक है। इसके साथ किसका रिएक्शन किया गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का किया गया, ठीक है। क्या बना, सोडियम जिंकेट बन गया, ठीक है, सोडियम जिंकेट बन गया। अब जो बचा क्या है, वो H2 जो बचेगा वो निकल जाएगा, ठीक है। H2 जो बचेगा वो क्या होगा, निकल जाएगा, प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो धातु के साथ क्रिया कराते हैं अगर किसी क्षार का, तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। अब इसी के साथ साथ जो है, इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि धातु के साथ
हम अभिक्रिया कराए तो देखे लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनता था। तो आगे हम देखेंगे इसका जो है केमिकल प्रॉपर्टीज में अधात्विक अभिक्रिया, यानी कह सकते हैं इसको क्या, अधातु के साथ अभिक्रिया, अधातु के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होगा, कोई एक अधातु ले लीजिए, अभिक्रिया करा दीजिए, ठीक है। तो अधातु क्या है, CaO ले लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड ले लीजिए और उसको CaOH होल ट्वाइस के साथ अभिक्रिया करा लीजिए, ठीक है। मैंने CaO प्लस CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, यह आपका गैसियस CO नहीं बल्कि यहाँ पर CO2 ले लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड का अभिक्रिया किसके साथ करा दी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। ये गैस के रूप में है, ये गैसीय स्टेट में है और ये क्या हो जाएगा आपका, यह एक्वस स्टेज में है, एक्वस स्टेट में है। तो क्या बनेगा, अब ध्यान समझिएगा यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 गैस के रूप में, गैसीय रूप में, और प्लस क्या बन जाएगा, H2O लिक्विड के रूप में बन जाएगा। H2O क्या बनेगा, लिक्विड के रूप में, ऐसे कर सकते हैं, लिक्विड के रूप में बन सकता है, ठीक है। अब यानी पता क्या चला आपको कि जब हम किसी अधातु का बेस के साथ यानी क्षार को अधातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या है, यह आपका अधातु, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक अधातु है, ये क्या है आपका, ये क्षार है। तो क्रिया कराए क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट यानी बन गया लवण बन गया, और क्या बन गया, पानी बन गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है यह क्षार को जब अधातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और पानी बनता है, ठीक है। अब हम क्षारकों के उपयोग के बारे में देखेंगे, क्षारकों का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, क्षारकों का उपयोग या प्रयोग, ठीक है। यूजेज ऑफ बेसेस, फर्स्ट प्रयोग इसका देख लीजिए, क्षारकों का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, क्षारक है। इसी तरह से जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड माने CaOH का होल ट्वाइस, ये भी एक है, इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, इसका प्रयोग कहाँ करेंगे। और एक और जो है AlOH का होल ट्वाइस, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल ट्वाइस, ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ करेंगे। और आप NH4OH का प्रयोग कहाँ करेंगे, NH4OH का प्रयोग कहाँ करेंगे, यह जो है प्रमुख है क्षारक है, इन क्षारकों का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो आप क्या करेंगे, NaOH का प्रयोग जो करते हैं वह साबुन तथा साबुन बनाने में, धावन सोडा बनाने में, है ना, रेयान के निर्माण में करते हैं, यानी क्या कर सकते हैं, NaOH का प्रयोग जो है हम साबुन के निर्माण में, या कर सकते हैं धावन सोडा के निर्माण में, या फिर कर सकते हैं रेयान के निर्माण में कर सकते हैं। फिर हम कर सकते हैं इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कहाँ करते हैं, चमड़ा उद्योग में कर सकते हैं, खारे जल को मृदु बनाने में इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है इनका निर्माण करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक एंटा एसिड बनाने में प्रयोग किया जाता है, एंटा एसिड के रूप में इसका प्रयोग हम करते हैं, एंट एसिड के रूप में प्रयोग करते हैं, इसका AlO3 का होल ट्वाइस का, AlOH का होल ट्वाइस, यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग जो है हम किसमें प्रयोग करते हैं, एंटासिड में प्रयोग करते हैं। कोई पूछ देता है कि एंटासिड में के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, AlOH का होल ट्वाइस, ठीक है। आगे देखते हैं कि क्योंकि ब्लीचिंग एजेंट या अमोनिया लवण बनाने में जो है, अमोनिया का लवण बनाना है तो NH4OH का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। ये यूजेज है, ठीक है। फिर से देखेंगे हम क्षारकों के उपयोग में, NaOH का प्रयोग कहाँ करते हैं,
तो धावक सोडा के निर्माण में, है ना, साबुन के निर्माण में NaOH का निर्माण यूज करते हैं। CaOH का जो होता है वो ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में, खारे जल को मृदु बनाने में। और ALOH का क्या है, महत्वपूर्ण जो यूजेज है वो एंटासिड के निर्माण में, और NH4 का जो है अमोनियम लवण बनाने में, अमोनिया लवण बनाने में, और ब्लीचिंग एजेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम अगली वीडियो में आपको जो है लवण के बारे में बताएंगे और pH वैल्यू के बारे में बताएंगे। तो इस तरह से हमारे चैनल से आप जुड़े रहें, और पार्ट 3 में हम लवण और pH वैल्यू और सूचक के बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद।